वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री के और 15 क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है। आपको ये बताना है कि साबुन के द्वारा सफाई का काम किस में अच्छी तरह से होता है। कठोर जल में, मृदु जल में, दोनों प्रकार के जल में समान रूप से होता है या सभी कथन सत्य है। देखिए, पहली बात तो ये है कि साबुन सफाई करता कैसे। देखिए, ये होता है कपड़ा। ठीक है, कपड़े में एक जाली नुमा संरचना होती है जिसकी वजह से कपड़े एक दूसरे में गुथे हुए रहते हैं और इस तरह की संरचना बनती है। जो मैल होता है वो कपड़े में इन पॉइंट्स पर जहां पर की क्रॉस होता है वहां इकट्ठा हो जाता है। इन पॉइंट पर मैल इकट्ठा हो जाएगा। मैल के इस पॉइंट पर इकट्ठा होने के लिए जब हम इसे छुटाते हैं तो वो कठोर जल की वजह से नहीं छूट पाता, क्योंकि पानी यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता कि इन यहाँ तक पहुंचकर इन कॉर्नर तक पहुंचकर मैल को छुटा सके। इसके लिए हम इसमें साबुन को ऐड करते हैं। ठीक है ना, साबुन ऐड करने के बाद जो पानी होता है, पानी का, जब हम इसमें साबुन ऐड कर देते हैं तो साबुन को ऐड करने के पश्चात पानी का जो पृष्ठ तनाव है, क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण जो वाटर होता है, वाटर की ये जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं जिनकी जो कपड़े को चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं, ये आसानी से यहाँ पहुंच जाती हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव कम हो गया। अब ये बूंदें आसानी से पहुंच जाएंगी और ये कपड़े को साफ कर देंगी। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है साबुन के द्वारा कपड़ा कौन से जल में आसानी से साफ किया जा सकता है, कठोर में, मृदु में, दोनों में या सभी कथन सत्य है। तो आपका सही आंसर है मृदु जल में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में कौन जल में अविलेय है। देखिए, अविलेय आपको बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ग्लूकोज, एथेनोइक अम्ल या इथाइन या अन्य। देखिए, ग्लूकोज आप सभी जानते हैं कि जल में घुलनशील होता है। एथेनोइक अम्ल CH3COOH ये भी जल में घुलनशील होता है और जल में घुलकर क्या बनाता है ये। ठीक है, ये रिएक्शन होगी यहाँ से ये एक प्लस देगा, एक माइनस देगा। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। आगे हम देखते हैं इथाइन। अब देखिए, इथाइन में आपको याद रखना है इथाइन C2H2। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड चीज जो याद रखनी है वो है इथीन C2H4। और इसके बाद में तीसरी चीज आपको याद रखनी है एथेन C2H6। देखिए, ये क्या होता है, ये घुलनशील होता है। ठीक है, ये घुलनशील है, मतलब C2H2 घुलनशील होता है। वहीं अगर आप C2H4 की बात करो तो ये भी घुलनशील होता है। और लेकिन अब जब आप एथेन की बात करते हो तो ये अघुलनशील होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इन तीनों को देकर भी आपसे पूछा जा सकता है कौन सा अघुलनशील है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह का। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH3। ठीक है ना, ये होता है। अब देखिए, ये क्यों घुल जाते हैं और ये क्यों नहीं घुलता है, इसका क्या रीजन। देखिए, ये जो होता है C2H4, ये पानी के अणुओं में क्या करता है, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ये पानी के अणुओं के साथ, जिसकी वजह से ये घुल जाता है। सेम चीज C2H2 में भी होती है, ये भी आसानी से पानी में घुल जाता है। लेकिन जो C2H6 होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं बना पाता। और दूसरी बात, जो C2H6 है इसका आकार बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कैसा होता है, आकार बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण ये अपने साथ में हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता। ठीक है, जिस वजह से ये घुल नहीं पाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एथाइन, जो कि घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। हीरा और ग्रेफाइट क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूप, समस्थानिक, बहुलक या समावयवी क्या होते हैं। सही आंसर है अपर रूप। अपर रूप किसे कहते हैं, अपर रूप कहलाता है जब एक ही जो
कंस्ट्रक्शन हो, कोई पदार्थ हो जो एक ही तत्व से मिलकर बना हुआ होता है। विभिन्न पदार्थ होते हैं जो एक ही तत्व से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कार्बन है, इससे मिलकर कई चीजें बनी होती हैं। एक फ्लोरीन होता है C60, दूसरा होता है आपका हीरा, है ना, एक होता है आपका ग्रेफाइट। तो ये सब कार्बन से ही मिलके बनी, ये अपर रूप हो जाएगा। सबसे ज्यादा अपर रूप कौन बनाता है? पोलोनियम, जो कि सबसे ज्यादा अपर रूप बनाता है। कितने अपर रूप है इसके? 27। ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया हीरा ग्रेफाइट क्या है? अपर रूप है, ठीक है। लेकिन समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक वो पदार्थ होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं। क्या क्या समान होते हैं? परमाणु क्रमांक जो होते हैं समान होते हैं, लेकिन भार क्या होते हैं? भार अलग होते हैं। बहुलक क्या होते हैं? बहुलक आप सभी जानते हो, 1 लाख इकाइयां होती हैं कई प्रकार की, जो कि मिलकर बहुलक बना लेते हैं। जैसे कि आप सभी देखते हो पॉलीथीन, जिसमें हम सामान लेके आते हैं। ठीक है। समावयवी क्या होते हैं? समावयवी होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, लेकिन संरचना अलग होती है। कैसी होती है? संरचना अलग होती है। इन्हें हम बोलते हैं समावयवी। ठीक है। ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर सही आंसर है अपर रूप। अगला क्वेश्चन है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CCOH। यहाँ पर H3 और यहाँ पर H2, ये होता है एथेनॉल। अब आपको बताना है हाइड्रोकार्बन का नाम जिससे कि एथेनॉल आप बना सकते हो। किसमें बना सकते हो? मेथेन। मेथेन में क्या होता है? CH4, केवल एक ही कार्बन है। ब्यूटेन, इसमें 4 कार्बन होते हैं। वहीं अगर आप बात करते हो एथेन, तो एथेन में केवल 2 कार्बन होते हैं, और बेंजीन तो हुए ही नहीं, C6H6। तो आप बताइए सही आंसर क्या होता है? किससे आप बना सकते हो? एथेन से। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में जो आपकी पेंसिल की निब होती है, जो पेंसिल में मिडिल में मिडिल में ब्लैक पार्ट होता है एक, आप सभी ने देखा होगा, जो ब्लैक पार्ट होता है वो किस चीज का बना होता है? आपसे ये पूछा है। क्या कोक से बनता है? नहीं। आइसोप्रिन? नहीं, आइसोप्रिन से रबर बनाई जाती है। ठीक है। ग्रेफाइट या चारकोल? सही आंसर है ग्रेफाइट। आपको ये याद रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस चीज में उपयोग होता है? पेंसिल में। इसके अलावा लुब्रिकेंट मतलब कि स्नेहक के तौर पर भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर आ गया, संश्लेषित बहुलक किसका है? रबर प्रोपीन का, इथिलीन का, एसिटिलीन का, या फिर आइसोप्रिन? तो सही आंसर है आइसोप्रिन। आइसोप्रिन का फॉर्मूला क्या होता है? आइसोप्रिन को बोला जाता है एक और नाम 2 मिथाइल ब्यूटा डाइईन। ये भी आइसोप्रिन ही होता है। देखिए 1 2 3 4 बना दिया आपने, यहाँ पर एक CH3 जोड़ दोगे। ठीक है। 2 मिथाइल, यहाँ पर है 2 मिथाइल ब्यूटाडाइईन। समझ गए? ये होता है आइसोप्रिन। अब इसमें भी दो होते हैं, एक होता है सिस आइसोप्रिन, एक होता है ट्रांस आइसोप्रिन। ठीक है। ये आपसे नहीं पूछा है। क्या है? रबर किससे बनाया जाता है? आइसोप्रिन से। आइसोप्रिन का बहुलक है रबर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का सुचालक आपसे पूछा है। हीरा। अगर आप बात करो, हीरा क्या सुचालक है? नहीं, यह धातु है। चारकोल, ग्रेफाइट या मीथेन, क्या है बताइए? ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? ग्रेफाइट। हम सभी जानते हैं ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट सुचालक होता है किस चीज का? ऊष्मा और विद्युत। तो सुचालक क्यों होता है? मैंने आपको ये बताया है। ग्रेफाइट की अगर अलग अलग लेयर हैं, तो ये सभी लेयर क्या करती हैं? एक दूसरे पर मूव करती रहती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मूव करती रहती है। इस मूविंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें ये व्यवस्था हो जाती है कि आप आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित कर सको, और विद्युत का सुचालक बन जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तेल लगा कागज कैसा होता है? तेल लगा कागज, आपने कागज देखा होगा। ठीक है। कागज अगर आप सामान्य तौर पर देखो, तो कागज के आर पार आप नहीं देख सकते। ठीक है। लेकिन अगर कागज में ऑयल लग जाता है,
सिंपल कागज होता है, ठीक है ना। और एक है ये वाला, ये कैसा है, ऑयल युक्त कागज। ठीक है, एक है सिंपल कागज और एक है ऑयल युक्त कागज। ठीक है। अब देखो सिंपल कागज में क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं, हम मान लेते हैं सन से कोई किरणें आ रही हैं, तो इसकी सतह होती है खुरदुरी। खुरदुरी सतह होने के कारण जब प्रकाश की किरण इससे टकराती है तो वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है, क्रॉस नहीं कर रही है, फैल रही है, हमारी आंखों तक आती है। और हमारी आंखों तक आने के बाद हमें दिखाई देता है कागज, कागज के पार नहीं दिखता है। लेकिन जब इस पर हम तेल डाल देते हैं, अगर कागज में आप तेल को डाल देते हो, तो तेल को डालने के पश्चात क्या हो जाता है, कागज बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है। इसकी जो खुरदुराहट होती है, तेल डालने पर क्या हो जाएगा, कागज चिकना हो जाता है। चिकना हो गया, अब देखो इसमें कोई खुरदुरापन तो बचा नहीं, है ना, कोई खुरदरापन बचा नहीं है। अगर खुरदुरापन इसमें नहीं है, तो जो प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरण प्रकीर्णित नहीं हो पाती, प्रकीर्णित नहीं होती। और दूसरी चीज, ना ये टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच पाती, इसलिए हमें ये अर्ध पारदर्शी दिखाई देता है। पारभाषक क्या पूरी तरह से होता है, नहीं, अर्ध पारदर्शक होता है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर बना रहे हैं उस पदार्थ को, तो क्या होगा, आप ही बताइए। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलकर O2 बनाया, ऑक्सीजन 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 मिलकर O3 बनाया, कार्बन कार्बन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेते हैं, या कुछ भी हीरा और ग्रेफाइट जैसी चीजें बना लेते हैं, हीरा बना लेंगे, ग्रेफाइट बना लेंगे, है ना, ये बना लेते हैं। इसके बाद और भी होते हैं, जैसे फास्फोरस के 4 अणु आप मिला दोगे तो P4 बन जाएगा, सिल्वर 8 बन जाता है। ठीक है ना। तो ये एक ही तरह के बहुत सारे अणु मिलकर कोई पदार्थ बना रहे हैं, तो उसे क्या कहोगे आप, क्या यौगिक कहोगे, नहीं, यौगिक में दो या दो से अधिक होने चाहिए और एक निश्चित अनुपात में। ठीक है। यौगिक के गुण मिलाए गए तत्वों के गुण से भी भिन्न होते हैं। मिश्रण, बिल्कुल ये एक जैसा नहीं होता, इनमें भी कई धातुएं अधातु और कई चीजें मिली हुई होती है। द्रव, बिल्कुल नहीं, द्रव भी कई प्रकार के आप मिक्स कर सकते हो। तत्व, ठीक है, सही आंसर है तत्व। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है। एक निश्चित अनुपात, आपसे यहाँ बोला गया है निश्चित अनुपात में आपने संयोग किया, मिलाया। ठीक है, दो या दो से अधिक तत्वों को, तो वो क्या बनेगा, क्या मिश्रण, नहीं, मिश्रण में निश्चित अनुपात नहीं होता। द्रव, नहीं। तत्व तो हो नहीं सकता, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बनता है। तो सही आंसर क्या होगा, यौगिक। यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, जिसमें तत्व के गुण और यौगिक के गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं यौगिक। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। किसी भी अनुपात में आपने मिला दिया तो क्या बनेगा, मिश्रण। याद रखना है, किसी भी अनुपात में मिश्रण और निश्चित अनुपात में यौगिक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। S ब्लॉक होता है, D ब्लॉक होता है, P ब्लॉक होता है। ठीक है। और बी ब्लॉक में जब आप जाओगे तो आप कुछ आगे चले जाओ, जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम तक चले गए, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड पर चले गए। ठीक है ना। ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पर आप चले जाओ तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम पोलोनियम, है ना। तो उन्होंने पूछा है कि कौन से तत्व होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। तो पहली बात तो वो होता है उपधातु, लेकिन यहाँ से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन आता है दूसरे आवर्त में, ये तीसरे आवर्त में, ये है फोर्थ आवर्त, और ये कौन सा आवर्त है, फिफ्थ आवर्त। तो फोर्थ और फिफ्थ आवर्त के जो तत्व हो ना, तत्व होते हैं, वो एक बार उपधातु की तरह बिहेव कर देते हैं। समझ रहे हो। और ये वाला कैसा होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव होता है। समझ में आ रही है बात।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेलेनियम और टेलेनियम फोर्थ और फिफ्थ आवर्त के जो तत्व होते हैं ना, वो उपधातु की तरह बिहेव कर देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु होते हैं ही धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु है पर विद्युत का कुचालक है, कौन है ऐसा? लेड, टिन, यहाँ पर टिन है, टीन नहीं है, टिन है। कॉपर या निकल, क्या होता है? लेड। लेड क्यों होता है? पीवी, पीवी का कितना होता है? 82। और पीवी क्या होता है? पूरी आवर्त सारणी में सर्वाधिक स्थायी धातु है, ठीक है ना। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, कितने रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, जितने भी तत्व होते हैं, ये सब आखिरी अवस्था में लेड को ही प्राप्त करना चाहते हैं। कैसा प्राप्त करना चाहते हैं? लेड को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे यूरेनियम का होता है 92, ठीक है। ये ये निरंतर उत्सर्जित करेगा रेडियो एक्टिव कणों को, और ये आखिरी में लेड को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेड एक धातु है जो कि कुचालक होती है विद्युत की। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? अधातु है परंतु उसमें चमक है। अधातु होने के बाद भी चमक है, क्या होता है? आयोडीन, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं, या ए बी दोनों। क्या होता है? आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों ही होते हैं, ठीक है ना। आयोडीन और ग्रेफाइट, ये दोनों कैसे होते हैं? चमकदार अधातु हैं, चमकदार अधातु, आपको याद रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? आपसे यौगिक पूछा गया। यौगिक क्या होता है? जिसमें कि जो तत्व होते हैं ए और बी, इनका क्या होता है? निश्चित अनुपात हो, निश्चित अनुपात हो। और जो गुण होता है, गुण यौगिक का, यौगिक का तत्वों से अलग होता है। कैसा होता है? तत्वों से अलग होता है गुण, ठीक है। मतलब अगर ए बी की आप रिएक्शन करा के कोई डी तत्व बना रहे हो, ये है यौगिक बन गया, ठीक है ना, यौगिक। तो इसके गुण और इसके गुण दोनों के अलग अलग होंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? अमोनिया का सूत्र आपको पता है? NH3। ओजोन का O3। वायु में सभी होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, सब कुछ होता है। पारा, मरकरी। अब आप ही बताओ, जैसे यहाँ पर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु आपस में मिलके O3 बना रहे हैं, तो ये तो तत्व ही है, ये यौगिक नहीं हुआ, क्योंकि दो या दो से अधिक होने चाहिए। जब आप वायु को लेते हो तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, हाइड्रोजन और भी विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, लेकिन इनका एक निश्चित अनुपात नहीं होता, ये किसी भी अनुपात में हो जाती हैं। तो ये क्या होता है? वायु एक मिश्रण है, ओजोन तत्व है, वायु मिश्रण है। पारा आता है, पारा Hg केवल एक तत्व है। तो सही आंसर क्या हुआ? अमोनिया। अमोनिया तभी बनेगा जब एक N और H3, मतलब कि 1:3 में आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाओगे तो बनता है क्या? अमोनिया। इसके अलावा आप किसी और अनुपात में मिलाओगे तो अमोनिया नहीं बनेगा। और अमोनिया के जो गुण होते हैं, गंध होती है, और जिस चीज में इस्तेमाल होता है वहां आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सिंगल इस्तेमाल नहीं कर सकते अलग अलग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। कांच, क्या कांच में होती है? बिल्कुल, SiO2 से मिलकर बनता है कांच। कांच में होता है SiO2, जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अगर आप कांच का पूरा फॉर्मूला देखना चाहो तो पूरा फॉर्मूला कांच का कैसा होता है? पूरा फॉर्मूला होता है Na2O डॉट CaO डॉट 6SiO2। तो ये ऑक्सीजन 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 सब कुछ है। वहीं अगर आप रेत में देखो तो रेत में तो वो है ही SiO2। सीमेंट को अगर आप देखो तो सीमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CuO डॉट Al2O3। आप सभी को पता होगा। और परमाणु H2O के कुछ परमाणु आवश्यकता अनुसार, तो ये हो जाता है H2, ठीक है। अब मिट्टी का तेल है, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन
कैसा होता है ये? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से आता है, समझ रहे हो? तो मिट्टी का तेल। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? अभी हमने बात की है, यौगिक, मिश्रण, द्रव या विलयन? मिश्रण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? क्या ये कोई यौगिक है, तत्व है, ठोस है या मिश्रण है? आपको ये बताना है। स्टेनलेस स्टील स्टील क्या होता है? देखिए, इसका सही आंसर है स्टेनलेस स्टील एक तरह का मिश्रण होता है। कोई यौगिक नहीं है, तत्व नहीं है, ठोस नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग स्टेनलेस स्टील को ठोस लगा रहे होंगे या फिर यौगिक लगा रहे होंगे। स्टेनलेस स्टील एक तरह का मिश्रण। ओके, चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है और कौन सा यौगिक है? ठीक है, आपको ये बताना है निम्नलिखित में कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है। ठीक है, पारा, पारा क्या होता है? एच, जो कि एक तत्व है। जल, H2O, एक यौगिक है। वायु, वायु क्या होता है? वायु होता है मिश्रण। सोडियम क्लोराइड, NaCl, ये एक यौगिक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, वायु, जो कि एक मिश्रण है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? देखिए, पदार्थ की अगर हम बात करें तो पदार्थ की 15 से भी ज्यादा अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। कितनी? 15 से भी ज्यादा अवस्थाएं खोजी जाती हैं, लेकिन हम मेनली अध्ययन करते हैं 5 अवस्थाओं का। 5 में कौन होती है? सॉलिड तो होती ही है, दूसरी होती है लिक्विड, और फिर होती है गैस। इसके बाद दो और अवस्थाएं होती है, जिसमें से एक हम बोलते हैं प्लाज्मा और दूसरी होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कंडेंसेट, समझ गए? इसे हम क्या बोलते हैं? निम्न ताप पर प्राप्त करते हैं। इसे किस ताप पर? निम्न ताप पर। सॉरी, इसे हम करते हैं उच्च ताप पर, है ना? उच्च ताप पर हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। और BIC मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चला, कंडेंसेट मतलब कि निम्न ताप पर प्राप्त करते हैं, ठीक है ना? हम मेनली इन 5 की बात करते हैं। वैसे 15 से ज्यादा खोजी जा चुकी हैं। अभी हाल ही में 16वीं खोजी गई है 2018 के आसपास। उसके बाद से कोई भी अवस्था नहीं खोजी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित